हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं जियो न्यूज और हम आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की, आपके राज्य शहर की सिलेक्टेड काम की फटाफट बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। बड़ी खबरें देखने से पहले आपके लिए आज का सवाल, मानव शरीर के किस अंग में हड्डी नहीं पाई जाती है? ऑप्शन ए कान, ऑप्शन बी जीभ, ऑप्शन सी गर्दन और ऑप्शन डी नाक। इस सवाल का जवाब हमें कमेंट करें और आप किस राज्य और शहर की ज्यादा खबरें देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम आपके राज्य शहर की ज्यादा खबरें दिखा सकें। चलिए अब देखते हैं आज की फटाफट बड़ी खबरें। महाकुंभ में 12 घंटे में 3.5 करोड़ लोगों ने लगाई डुबकी, अखाड़ों का स्नान खत्म, अब वापसी के लिए स्टेशनों पर जबरदस्त भीड़। महाकुंभ का पहला अमृत यानी शाही स्नान करीब 12 घंटे बाद खत्म हो गया। जूना अखाड़ा समेत सभी 13 अखाड़ों के संत स्नान कर चुके हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक अब तक 3.5 करोड़ श्रद्धालु संगम में डुबकी लगा चुके हैं। श्रद्धालु पर हेलीकॉप्टर से लगातार फूल बरसाए जा रहे हैं। वहीं स्नान के बाद लोगों ने प्रयागराज से लौटना शुरू कर दिया है। इससे रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर भारी भीड़ हो गई है। प्रयागराज रेलवे स्टेशन पर पैर रखने की जगह नहीं है। लोगों को हॉल में रोक लिया जा रहा है और आने वाली ट्रेन के हिसाब से प्लेटफॉर्म पर भेजा जा रहा है। वहीं सुबह 6 बजे अमृत स्नान का अद्भुत दृश्य देखने को मिला था। हाथों में तलवार, त्रिशूल और डमरू लिए सन्यासी हर हर महादेव का उद्घोष करते हुए घाटों पर पहुंचे। महाकुंभ में पहली बार शाही स्नान की जगह अमृत स्नान शब्द का इस्तेमाल किया गया। अखाड़ों ने नाम बदलने का प्रस्ताव दिया था। मोदी बोले, आज व्हाट्सएप पर मौसम अपडेट मिलता है। 10 सालों में साइक्लोन से जनहानि 0, पहले हजारों जानों को नियति कहकर टाल दिया जाता था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय मंडपम में आयोजित भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी IMD के 150वें स्थापना दिवस के कार्यक्रम में शामिल हुए। पीएम मोदी ने यहां 25 मिनट की स्पीच दी। इस दौरान उन्होंने IMD के विकास, उसके महत्व और चुनौतियों के बारे में बात की। वहीं पीएम मोदी ने कहा कि आज मौसम से जुड़ी सारी अपडेट व्हाट्सएप पर मिल जाती है। पिछले 10 सालों में कई साइक्लोन आए, लेकिन हमने जनहानि को 0 या सबसे कम करके दिखाया। पिछली सरकारों में जब ऐसी प्राकृतिक आपदाओं में हजारों लोगों की जानें जाती थी तो उसे नियति कहकर टाल दिया जाता था। केजरीवाल का आरोप, कहा भाजपा और कांग्रेस के बीच जुगलबंदी। कहा मैं राहुल गांधी पर बोलता हूं तो भाजपा उसका जवाब देती है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में भाजपा और कांग्रेस की जुगलबंदी उजागर होगी। उन्होंने कहा कि मैं जब राहुल गांधी के बारे में बोलता हूं तो उसका जवाब भाजपा की ओर से आता है। दोनों के बीच साझेदारी चल रही है। दरअसल राहुल गांधी ने दिल्ली के सीलमपुर में कहा कि अरविंद केजरीवाल कहते थे कि वह दिल्ली को साफ करेंगे, भ्रष्टाचार खत्म करेंगे और राष्ट्रीय राजधानी को पेरिस बना देंगे। क्या उन्होंने भ्रष्टाचार खत्म किया? दिल्ली में प्रदूषण, भ्रष्टाचार और महंगाई बढ़ रही है। केजरीवाल ने एक्स पर जवाब दिया कि राहुल गांधी जी दिल्ली आए, उन्होंने मुझे बहुत गालियां दी, पर मैं उनके बयानों पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। उनकी लड़ाई कांग्रेस बचाने की है, मेरी लड़ाई देश बचाने की है। वहीं केजरीवाल का जवाब देते हुए भाजपा IT सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने एक्स पर लिखा कि देश की चिंता बाद में करो, पहले नई दिल्ली सीट बचाओ। केजरीवाल विधानसभा में नई दिल्ली निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। यहां भाजपा से प्रवेश वर्मा और कांग्रेस से संदीप दीक्षित मैदान में हैं। वहीं दोनों पूर्व CM के बेटे हैं। दिसंबर में थोक महंगाई बढ़कर 2.37% पर आई। आलू, प्याज, अंडे, मांस, मछली और फलों की कीमतें बढ़ी। नवंबर में 1.89% पर थी। बता दें कि दिसंबर महीने में थोक महंगाई बढ़कर 2.37% पर आ गई है। इससे पहले नवंबर में ये 1.89% पर थी। अक्टूबर महीने में यह 2.36% पर थी। आलू, प्याज, अंडे, मांस, मछली और फलों की थोक में कीमतें बढ़ी हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने 14 जनवरी को ये आंकड़े जारी किए। वहीं बता दें कि रोजाना की जरूरत वाले सामानों की महंगाई 5.49% से बढ़कर 6.02% हो गई है। खाने पीने की चीजों की महंगाई 8.92% से घटकर 8.89% हो गई है। फ्यूल और पावर की थोक महंगाई दर -5.83% से घटकर -3.79% रही। वहीं मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स की थोक महंगाई दर 2.00% से बढ़कर 2.14% रही। वहीं आलू की थोक महंगाई 82.79% से बढ़कर 93.20% पर रही। 6 महीने के लिए फिर टला जनगणना का काम। 30 जून तक प्रशासनिक सीमाओं में बदलाव संभव, केंद्र को भेजी जाएगी रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में जनगणना का काम फिर से 6 महीने के लिए टाल दिया गया है। अब सरकार को 30 जून 2025 तक प्रशासनिक सीमाओं में बदलाव करने की अनुमति दी गई है। इसके बाद सीमाओं को फ्रीज कर रिपोर्ट केंद्र सरकार को भेजी जाएगी। जनगणना शुरू करने का फैसला केंद्रीय गृह मंत्रालय करेगा।
जनगणना निदेशक भावना वालिम्बेन ने बताया कि मुख्य सचिव को पत्र भेजा गया है। इसमें कहा गया है कि सरकार 30 जून 2025 तक जिलों, तहसीलों, गांवों, शहरों और अन्य प्रशासनिक इकाइयों की सीमाओं में बदलाव कर सकती है और इसके बाद रिपोर्ट जनगणना निदेशालय को भेजनी होगी। मध्य प्रदेश में 17 दिन में आईएएस, आईपीएस, आईएफएस अपनी प्रॉपर्टी बताएंगे। मंत्री स्टाफ के कर्मचारी भी देंगे रिपोर्ट। दिसंबर 2024 तक कहां कितनी चल अचल संपत्ति। बता दें कि प्रदेश में 850 से अधिक आईएएस, आईपीएस और आईएफएस अधिकारियों को 17 दिनों के अंदर अपनी और अपनी पत्नी के नाम पर मौजूद संपत्तियों का विवरण प्रस्तुत करना होगा। उन्हें बताना होगा कि देश के किसी भी राज्य या मध्य प्रदेश में उनके पास कितनी संपत्तियां हैं और इसके साथ ही यह भी स्पष्ट करना होगा कि संपत्ति कब खरीदी गई और खरीदते समय उसका मूल्य कितना था और वर्तमान में उसका बाजार मूल्य क्या है। इसी के साथ ही राज्य मंत्रालय ने मध्य प्रदेश के मंत्री स्टाफ में पदस्थ तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों से भी उनकी संपत्ति का ब्यौरा इसी अवधि के भीतर प्रस्तुत करने को कहा है। मध्य प्रदेश में वर्तमान में 459 आईएएस पदों में से 382 पद पर अधिकारी कार्यरत हैं। इसी तरह 296 स्वीकृत आईएफएस पदों में से 215 पर आईएफएस और 319 स्वीकृत आईपीएस पदों में से 271 पदों पर आईपीएस कार्यरत है। अखिल भारतीय सेवाओं के इन अधिकारियों को वर्ष 2024 में खरीदी गई अपनी अचल संपत्तियों का ब्यौरा शासन को प्रस्तुत करना होगा। एमपी में नकली लिक्विड यूरिया की फैक्ट्री में रेड। आरोपी ने दिल्ली में सीखी टेक्निक। लागत 30 रुपए। ब्रांडेड कंपनियों की बाल्टी में 1300 रुपए में बेचता था। बैतूल जिले के मुल्ताई में पुलिस ने नकली लिक्विड यूरिया बनाने की फैक्ट्री पर छापा मारा। यहां ब्रांडेड कंपनियों की असली बाल्टी में नकली लिक्विड यूरिया भरकर कई गुना कीमत पर बेचा जा रहा था और पता चला कि एक बाल्टी में 15 लीटर यूरिया बनाने में 30 रुपए की लागत आती थी और इसे बाजार में 1300 रुपए में बेचा जाता था। इसका खुलासा तब हुआ जब पुलिस ने सोमवार शाम 7 बजे छापा मारा। पुलिस ने यहां से आरओ मशीन, मिक्सर मशीन, 2000 लीटर लिक्विड यूरिया, 200 से अधिक कंपनियों की बाल्टियां और खाद की 8 बोरियां जब्त की हैं। पुलिस ने फैक्ट्री भी सील कर दिया है और फैक्ट्री के संचालक एजाज खान को भी गिरफ्तार कर लिया है। महाकुंभ में 5 घंटे में 4500 लोग बिछड़ गए। खोया पाया केंद्र पर परिवार से मिलाया गया। यहाँ हर वक्त 300 लोग अपनों को ढूंढ रहे। महाकुंभ में सड़क से घाट तक श्रद्धालुओं की भीड़ ही भीड़ है। 500 मीटर की दूरी तय करने में 1 घंटे से ज्यादा का वक्त लग रहा है और अमृत स्नान के समय सुबह 9 बजे यानी 5 घंटे में तकरीबन 4500 लोग अपनों से बिछड़ गए। डिजिटल खोया पाया केंद्र में अनाउंस कर उन्हें एक दूसरे से मिलाया गया। इस केंद्र पर हर वक्त करीब 200 से 300 लोग आते हैं जो अभी अपनों के पास नहीं पहुंच पाए हैं। उनके लिए लगातार अनाउंस किए जा रहे हैं। बता दें कि यहां देश के कोने कोने से भक्त प्रयागराज आए हैं। पहले दिन भीड़ इतनी रही कि 3700 लोग अपनों से बिछड़ गए। बाद में खोया पाया केंद्र से अनाउंसमेंट करके ज्यादातर लोगों को उनके परिवार वालों से मिलवाया गया। इजराइल और हमास में जल्द हो सकती है सीज फायर। पहले फेज में 33 बंधक रिहा होंगे। 15 दिन बाद बाकी की रिहाई होगी। इजराइल और हमास के बीच सीज फायर को लेकर जल्द ही डील पूरी हो सकती है। इसके लिए कतर की राजधानी दोहा में मिस्र, कतर और अमेरिका की मदद से बातचीत हो रही है। इजरायली अधिकारियों ने बताया कि डील के पहले फेज में 33 बंधकों को रिहा किया जाएगा। हमास के पास इजराइल के 94 बंधक मौजूद हैं, जिनमें से करीब 34 की जान जा चुकी है। हमास ने 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल के 251 नागरिकों को बंधक बना लिया था। बाकी बंधकों को पहले छुड़ा लिया गया था। बता दें कि डील के लिए 14 जनवरी को आखिरी बातचीत होनी है। वहीं इस समझौते पर साइन होते ही इसे तुरंत लागू किया जाएगा। सीज फायर का पहला फेज 42 दिन का होगा। 33 बंधकों को रिहा करने के 15 दिन बाद बाकी बंधकों को रिहा किया जाएगा और इस दौरान स्थायी तौर पर सीज फायर को लागू करने पर भी बातचीत की जाएगी। बाइडेन बोले चीन कभी अमेरिका से आगे नहीं निकल पाएगा। कहा यूएस सुपर पावर बना रहेगा। अफगानिस्तान में युद्ध खत्म करना सही फैसला था। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने राजधानी वॉशिंगटन में विदेश नीति पर अपना आखिरी भाषण दिया। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक बाइडेन ने इस दौरान दावा किया कि कभी चीन अमेरिका से आगे नहीं निकल पाएगा। इसके साथ ही उन्होंने अफगानिस्तान में युद्ध खत्म करने के फैसले को सही ठहराया। बाइडेन ने कहा कि एक समय एक्सपर्ट ये अनुमान लगा रहे थे कि चीन की इकोनॉमी अमेरिका से आगे निकल जाएगी। अब माना जा रहा है कि चीन जिस रास्ते पर है वह अमेरिका से कभी आगे नहीं निकल पाएगा। नई सरकार को चीन से अकेले जूझने की जगह अपने सहयोगियों के साथ आगे बढ़ना चाहिए। बाइडेन ने कहा कि हमने चीन के साथ रिश्तों को बेहतर तरीके से मैनेज किया। मेरे राष्ट्रपति रहते आपसी रिश्ते कभी संघर्ष में नहीं बदले।
चीन कभी हमसे आगे नहीं निकल पाएगा, अमेरिका दुनिया में सुपर पावर बना रहेगा। बाइडेन ने अपनी स्पीच में रूस यूक्रेन वॉर, गाजा युद्ध, चीन और ईरान समेत कई मुद्दों पर बात की। हालांकि पूरी स्पीच में उन्होंने एक बार भी डोनाल्ड ट्रंप का नाम नहीं लिया। बाइडेन ने दावा किया कि जल्द ही गाजा में युद्ध विराम और बंधकों की रिहाई का समझौता सफल होने वाला है। पाकिस्तान में खालिस्तान समर्थक सांसद की नई पार्टी का ऐलान, अकाली दल वारिस पंजाब दे नाम रखा गया। जेल में बंद अमृतपाल को बनाया गया प्रधान। बता दें कि पंजाब के खालिस्तान समर्थक सांसद अमृतपाल की नई पार्टी का ऐलान हो गया है। इसका नाम अकाली दल वारिस पंजाब दे रखा गया है। मंगलवार को मुक्तसर के माघी मेले में सियासी कॉन्फ्रेंस करके इसकी घोषणा की गई है। पार्टी का अध्यक्ष असम की डिब्रूगढ़ जेल में बंद सांसद अमृतपाल को बनाया गया। वहीं अमृतपाल पर देशद्रोह के आरोप में एनएसए लगाया गया है। चूंकि अध्यक्ष अमृतपाल अभी जेल में है, इसलिए पार्टी को चलाने के लिए कमेटी बनाई गई है। इस दौरान अमृतपाल के पिता तरसेम सिंह और फरीदकोट से निर्दलीय सांसद सर्वजीत सिंह भी मौजूद रहे। वहीं पार्टी नेता जसकरण सिंह काहन सिंह वाला ने कहा कि चुनाव आयोग को पार्टी के लिए 3 नाम भेजे गए थे, इसमें इस नाम पर मुहर लगी है। उन्होंने कहा कि ये 2 विचारधाराओं की जंग है। एक विचारधारा दिल्ली की है जो किसानों की जान ले रही है, वहीं दिल्ली की सोच सिख समुदाय को नुकसान पहुंचा रही है। दिल्ली की सोच बंदी सिखों को बंदी बनाए रखना चाहती है और दिल्ली की सोच पंथ और पंजाब को नुकसान पहुंचा रही है। दिल्ली की सोच पंजाब के पानी को लूटना चाहती है। महाकुंभ में पहुंची स्टीव जॉब्स की पत्नी लॉरेन निरंजनी अखाड़े में आत्मशुद्धि करेंगी, नाम मिला कमला। 144 साल बाद दुर्लभ संयोग में प्रयागराज में हो रहे महाकुंभ में एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स की पत्नी लॉरेन भी पहुंची है। अमृत स्नान यानी शाही स्नान पर लॉरेन ने गंगा में डुबकी नहीं लगाई। उन्होंने निरंजनी अखाड़े में कल्पवास यानी आत्मशुद्धि और तपस्या का संकल्प लिया। अखाड़े के आचार्य ने कहा कि लॉरेन कभी इतनी भीड़ भाड़ वाली जगह पर नहीं रही हैं, उन्हें थोड़ी एलर्जी हो गई है, लेकिन वे अभी यहीं रहेंगी। लॉरेन निरंजनी अखाड़े में स्वामी कैलासानंद गिरी की मौजूदगी में व्यासनंद गिरी महाराज के पट्टाभिषेक यानी रास तिलक में शामिल हुई। डल्लेवाल के अनशन का 50वां दिन, बोलने में दिक्कत, डॉक्टरों की टीम पहुंची। आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। बीजेपी अध्यक्ष कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मिले। हरियाणा पंजाब के खनौरी बॉर्डर पर किसान नेता जगजीत डल्लेवाल 50 दिन से अनशन पर हैं। उनकी तबीयत बेहद नाजुक बनी हुई है। उनके शरीर का मांस खत्म हो रहा है और त्वचा भी सिकुड़ने लगी है, उनकी हड्डियां दिखने लगी हैं। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। इससे पहले पटियाला से डॉक्टरों की टीम पुलिस के साथ खनौरी बॉर्डर पहुंची। यहां वे डल्लेवाल के टेस्ट के लिए सैंपल लेंगे। वहीं पंजाब सरकार ने अनशन स्थल से 500 मीटर दूर अस्थायी अस्पताल बना रखा है। डल्लेवाल की हालत को देखते हुए यहां टीम को हाई अलर्ट पर रखा गया है। वहीं किसानों के इस आंदोलन के बीच पंजाब बीजेपी के अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की। इस मुलाकात में किसानों की मांगों को लेकर चर्चा की गई। फसलों पर एमएसपी गारंटी कानून और अन्य किसानी मुद्दों पर रणनीति तैयार करने के लिए पंजाब भाजपा की चंडीगढ़ में 15 जनवरी को बैठक है। वहीं इधर खनौरी मोर्चे पर संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीति की मीटिंग हुई, जिसमें किसानों को आगे बढ़ाने के लिए रणनीति तैयार की गई। इसके साथ ही हरियाणा के कैथल जिले से किसानों का जत्था खनौरी बॉर्डर पर पहुंचेगा। बीजेपी ने मिल्कीपुर से नए चेहरे चंद्रभानु पासवान को उतारा। गुटबाजी, जनता की नाराजगी से कटा सबसे बड़े दावेदार बाबा गोरखनाथ का टिकट। बता दें कि अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए बीजेपी ने प्रत्याशी का ऐलान कर दिया है। बीजेपी ने 39 साल के चंद्रभानु पासवान को टिकट दिया है। चंद्रभानु का मुकाबला समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अजीत प्रसाद से होगा। यानी कि अयोध्या में दोनों प्रत्याशी पासी समुदाय से हैं। चंद्रभानु पासवान पेशे से कारोबारी हैं। रुदौली में इनकी कपड़े की दुकान है। इसके अलावा पेपर का भी कारोबार है। चंद्रभानु की पत्नी कंचन पासवान जिला पंचायत सदस्य हैं। वहीं पिता भी कई साल तक ग्राम प्रधान रहे हैं। हरियाणा के बीजेपी अध्यक्ष पर हिमाचल में सामूहिक दुष्कर्म की एफआईआर। सिंगर रॉकी मित्तल भी आरोपी। महिला का आरोप, नौकरी और एक्ट्रेस बनाने का झांसा दिया। बता दें कि हरियाणा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष 61 वर्षीय मोहन लाल बड़ौली और सिंगर रॉकी मित्तल के खिलाफ सामूहिक दुष्कर्म की एफआईआर दर्ज की गई है। ये केस हिमाचल के कसौली पुलिस थाने में 13 दिसंबर 2024 को दर्ज हुआ था, जिसकी जानकारी अब सार्वजनिक हुई है। दिल्ली की रहने वाली महिला का आरोप है कि उसके साथ कसौली के होटल में जबरन शराब
शराब पिलाकर दुष्कर्म किया गया। रॉकी मित्तल ने उसे अपनी एल्बम में एक्ट्रेस बनाने और बड़ौली ने सरकारी नौकरी दिलाने का झांसा दिया। दुष्कर्म के बाद उसे डरा धमकाकर कमरे से बाहर निकाल दिया गया। महिला के मुताबिक उसकी अश्लील फोटो खींचने के अलावा वीडियो भी बनाई गई। इसके बाद पंचकुला में उसे केस में फंसाने की कोशिश की गई। हिमाचल पुलिस बड़ौली और रॉकी पर आईपीसी की धारा 376D और 506 के तहत केस दर्ज किया है। सोलन जिले में परवाणु के डीएसपी मेहर पंवार ने कहा है कि बड़ौली और मित्तल से पूछताछ की जा चुकी है। असम खदान रेस्क्यू का 9वां दिन, नौसेना ने गोताखोर वापस बुलाए, पानी निकालने का काम जारी। अधिकारी बोले 5 रैट माइनर्स के बचने की उम्मीद कम। असम के दीमा हसाओ जिले में 300 फीट गहरी कोयला खदान में 6 जनवरी को पानी भर गया था, जिसमें 9 मजदूर फंस गए थे और इन रैट माइनर्स के रेस्क्यू ऑपरेशन का 9वां दिन था। वहीं रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही भारतीय सेना ने अपने गोताखोरों को वापस बुला लिया है। अब तक 4 मजदूरों के शव निकाले जा चुके हैं। वहीं 5 मजदूर अभी खदान में फंसे हैं। हालांकि अधिकारियों का मानना है कि इनके बचने की उम्मीद कम है। जिन मजदूरों के शव निकाले गए हैं उनमें 8 जनवरी को नेपाल के गंगा बहादुर श्रेष्ठ का और 11 जनवरी को उमंग रांगसो के लिजेन मगर, कोकराझार के खुशी मोहन राय और सोनीतपुर के शरत गोयारी शामिल थे। रेस्क्यू ऑपरेशन इंडियन आर्मी और एनडीआरएफ मिलकर चला रही है और हादसे वाले दिन खदान में वाटर लेवल 30 मीटर था, अब यह 12 मीटर से भी कम हो गया। हालांकि पानी निकालने का काम अभी जारी है। आसाराम 11 साल बाद जमानत पर बाहर आएगा। जोधपुर में नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में मिली राहत, हाईकोर्ट से मिली अंतरिम राहत। जोधपुर में नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में जेल में बंद आसाराम को राजस्थान हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। आसाराम की ओर से सजा स्थगन व जमानत के लिए पेश याचिका पर सुनवाई हुई और आसाराम के वकील RS सलूजा ने बताया कि याचिका पर सुनवाई करते हुए मेडिकल ग्राउंड पर कोर्ट ने आसाराम को 31 मार्च तक अंतरिम जमानत दी है। आसाराम को जोधपुर पुलिस ने इंदौर के आश्रम से साल 2013 में गिरफ्तार किया था और इसके बाद से आसाराम जेल में बंद था। 5 साल तक लंबी सुनवाई के बाद 25 अप्रैल 2018 को कोर्ट ने आसाराम को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी और अब इस 11 साल बाद जमानत पर जेल से बाहर आएगा। आसाराम को 3 शर्तों पर जमानत मिली है। पहला कि आसाराम अपने फॉलोअर से नहीं मिल सकता, साधकों से समूह में मुलाकात नहीं करेगा, मीडिया से भी कोई बातचीत नहीं करेगा और न ही सार्वजनिक रूप से कोई भी प्रवचन दे सकेगा। दूसरा कि 3 गार्ड उसके साथ रहेंगे जिसका खर्चा आसाराम को ही उठाना होगा। और तीसरा कि देश के किसी भी आश्रम में रहने की उसको अनुमति होगी, अस्पताल या आश्रम में इलाज करवाने की अनुमति रहेगी। कोरोना वायरस जैसे HMPV के देश में 18 केस पहुंचे। पुदुचेरी में एक और बच्चा पॉजिटिव मिला। यहां अब तक 3 केस। गुजरात में सबसे ज्यादा 4 मामले सामने आए। कोरोना वायरस जैसे ह्यूमन मेटानिमो वायरस के देश भर में कुल 18 मामले हो गए हैं। सोमवार को पुदुचेरी में एक और बच्चा पॉजिटिव आया, जिससे पहले 3 और 5 साल के 2 बच्चे संक्रमित पाए गए थे। पुदुचेरी के मेडिकल सर्विस डायरेक्टर P रविचंद्रन ने कहा कि बच्चे को बुखार, खांसी जैसी शिकायतें हैं। वहीं उसे 10 जनवरी को JIPMER में भर्ती कराया गया था। बच्चा ठीक हो रहा है। देश में HMPV के सबसे ज्यादा 4 मामले गुजरात में हैं, महाराष्ट्र में 3 हैं, कर्नाटक और तमिलनाडु में 2-2 हैं। वहीं यूपी, राजस्थान, असम और बंगाल में 1-1 केस सामने आए हैं। बता दें कि HMPV केस बढ़ने पर राज्यों ने अब सतर्कता बढ़ा दी है और पंजाब में बुजुर्गों और बच्चों को मास्क पहनने की सलाह दी गई है। इधर गुजरात में अस्पतालों में आइसोलेशन वार्ड बनाए जा रहे हैं। वहीं हरियाणा में भी स्वास्थ्य विभाग को HMPV केसेस पर निगरानी रखने के आदेश दिए गए हैं। मकर संक्रांति पर शाह ने अहमदाबाद में पतंग उड़ाई। राजस्थान के गोविंद देवजी मंदिर को पतंगों से सजाया गया। महाकुंभ में अमृत स्नान। बता दें कि देश भर में मकर संक्रांति मनाई गई और यूपी के महाकुंभ में यहां पहला अमृत स्नान मनाया गया। गुजरात के अहमदाबाद में भी काइट फेस्टिवल मनाया गया। महोत्सव में भाग लेने के लिए देश के 11 राज्यों से 52 और 47 देशों से 143 पतंगबाज पहुंचे और अमित शाह ने अहमदाबाद में पतंग उड़ाई। वहीं राजस्थान में भी पतंगबाजी का उत्सव मनाया गया। जयपुर के परकोटा स्थित गोविंद देवजी मंदिर में पतंगों की झांकी सजाई गई और भक्त दर्शन के लिए यहां पहुंच रहे हैं। राजनाथ सिंह बोले POK के बिना जम्मू कश्मीर अधूरा, यह पाकिस्तान के लिए विदेशी जमीन, यहां आतंकवादी ट्रेनिंग कैंप चला रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने POK यानी पाक अधिकृत कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बताया। उन्होंने कहा कि POK के बिना जम्मू कश्मीर अधूरा है। POK और कुछ नहीं बल्कि पाकिस्तान के लिए विदेशी जमीन है और इस जमीन का इस्तेमाल वह आतंकवाद फैलाने के लिए कर रहा है। POK में आतंकवादियों के लिए ट्रेनिंग कैंप चलाए जा रहे हैं। राजनाथ सिंह ने ये बातें जम्मू कश्मीर के अखनूर के 9वें आर्म्ड फोर्सेस वेटरन्स डे इवेंट में कही है।
उन्होंने कहा कि 1965 में अखनूर में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध लड़ा गया था। भारत ने पाकिस्तानी सेना के सभी प्रयासों को विफल कर दिया था और अब तक भारत और पाकिस्तान के बीच जितने युद्ध लड़े गए उनमें भारत ने पाकिस्तान को हराया। 1965 से ही पाकिस्तान ने भारत में अवैध घुसपैठ और आतंकवाद को बढ़ावा देना शुरू कर दिया था। LOC के पास लैंडमाइन ब्लास्ट, 6 जवान हुए घायल। घुसपैठ रोकने के लिए लगाई गई थी बारूदी सुरंगें। पेट्रोलिंग के दौरान गलती से सैनिक का पैर इस पर पड़ गया। बता दें कि जम्मू कश्मीर के राजौरी में मंगलवार को LOC के पास लैंडमाइन ब्लास्ट में गोरखा राइफल्स के 6 जवान घायल हो गए। ब्लास्ट भवानी सेक्टर के मकरी इलाके में हुआ है। यह हादसा 10:45 के करीब हुआ। वहीं जवानों की एक टुकड़ी खंबा किले के पास पेट्रोलिंग कर रही थी। उसी दौरान एक जवान का पैर गलती से सेना की ही बिछाई गई लैंडमाइन पर पड़ गया। सभी घायलों को इलाज के लिए 150 जनरल अस्पताल राजौरी ले जाया गया। उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। वहीं जवानों को मामूली चोटें आई हैं। मेटा को संसदीय समिति मानहानि का नोटिस भेजेगी। CEO जुकरबर्ग ने कहा था, कोविड के बाद मोदी सरकार हारी। कमेटी बोली, गलत जानकारी फैलाई, माफी मांगे। बता दें कि फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम को ऑपरेट करने वाली कंपनी मेटा को भारत की संसदीय समिति मानहानि का समन भेजेगी। ये समन मेटा के CEO मार्क जुकरबर्ग के उस बयान को लेकर भेजा जाएगा जिसमें उन्होंने कहा था कि कोविड के बाद भारत में मोदी सरकार हार गई थी। भाजपा सांसद और कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की स्टैंडिंग कमेटी के अध्यक्ष निशिकांत दुबे ने कहा कि मेटा को गलत जानकारी फैलाने के लिए माफी मांगनी चाहिए। बता दें कि CEO जुकरबर्ग ने 10 जनवरी को एक पॉडकास्ट में कहा था कि 2024 में कोविड के सरकारों का गिरना उनके प्रति जनता का अविश्वास दिखाता है। वहीं जुकरबर्ग के बयान के बाद रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा था कि भारत के चुनाव में 64 करोड़ लोग शामिल हुए थे। लोगों ने PM मोदी और NDA पर भरोसा किया। जुकरबर्ग को तथ्यों और विश्वसनीयता को कायम रखना चाहिए। शरद पवार बोले, शाह पद की गरिमा कायम रखें। गृह मंत्री ने कहा था, पवार की विश्वासघात की राजनीति भाजपा ने 20 फीट जमीन में दफना दी। शरद पवार ने गृह मंत्री अमित शाह को अपने पद की मर्यादा बनाए रखने की नसीहत दी। दरअसल 12 जनवरी को अमित शाह ने शिरडी में भाजपा के सम्मेलन में कहा था कि महाराष्ट्र में भाजपा की जीत ने 1978 में पवार के द्वारा शुरू की गई विश्वासघात की राजनीति को 20 फीट जमीन में दफना दिया है। पवार ने मुंबई में कहा कि इस देश ने कई बेहतरीन गृह मंत्री देखे हैं, लेकिन उनमें से किसी को भी अपने राज्य से बाहर नहीं निकाला गया। उनका इशारा सोहराबुद्दीन शेख फर्जी मुठभेड़ मामले में 2010 में शाह को 2 साल के लिए गुजरात से बाहर निकाले जाने की ओर था। 2014 में शाह को सभी आरोपों से बरी कर दिया गया था। दिल्ली के स्कूलों में बम की धमकी देने वाला पकड़ाया। 12वीं का छात्र। पुलिस बोली, अफजल की फांसी का विरोध करने वाले NGO से जुड़ा हुआ है इसका परिवार। दिल्ली के 400 स्कूलों में बम की फर्जी धमकी देने वाले को दिल्ली पुलिस ने पकड़ लिया है और पुलिस के मुताबिक आरोपी 12वीं का स्टूडेंट है। उसकी फैमिली एक NGO के संपर्क में थी जो कि अफजल गुरु की फांसी का विरोध कर रहा था। दरअसल दिल्ली में 2024 में मई से लेकर दिसंबर तक 50 बम की धमकियां भेजी गई थी, जिसमें सिर्फ स्कूल ही नहीं बल्कि अस्पताल, एयरपोर्ट और एयरलाइन कंपनियां भी शामिल हैं। और इस महीने 4 बार स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी दी जा चुकी है। मामला सामने आने के बाद भाजपा के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि सभी को पता है कि आम आदमी पार्टी का ऐसे NGO से गहरा संबंध है जिन्होंने अफजल गुरु की फांसी का विरोध किया था। फरवरी 2015 में अफजल गुरु की बरसी पर टुकड़े टुकड़े के नारे लगाए गए थे और आम आदमी पार्टी ने महीनों तक उस फाइल को बंद रखा। आम आदमी पार्टी को सामने आकर इन सवालों का जवाब देना चाहिए। सेंसेक्स 169 अंक ऊपर 76,499 पर हुआ बंद। BSE मिड कैप में 902 अंक की तेजी रही। सरकारी बैंकों के शेयर सबसे ज्यादा 4.20% चढ़े। बीते 4 सेशन में लगातार गिरावट के बाद शेयर बाजार में 14 जनवरी को तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स 169 अंक की तेजी के साथ 76,499 पर बंद हुआ। निफ्टी में भी तेजी रही और ये 90 अंक चढ़कर 23,176 पर बंद हुआ। BSE स्मॉल कैप 854 अंक ऊपर 51,396 के स्तर पर बंद हुआ। हालांकि BSE मिड कैप में सबसे ज्यादा तेजी रही। ये 903 अंक की तेजी के साथ 43,297 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 20 में तेजी और 10 में गिरावट रही। निफ्टी के 50 शेयरों में से 16 में गिरावट और 34 में तेजी रही। चलिए अब देख लेते हैं सोने चांदी के भाव। सोना 283 रुपए सस्ता हुआ, 78,025 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंचा।
चांदी की कीमत में 1400 रुपए की गिरावट 88,400 रुपए प्रति किलो पहुंची। सोने की कीमतों में मंगलवार को गिरावट देखने को मिली। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन IBJ के मुताबिक 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 283 रुपए घटकर 78,025 रुपए पर आ गया। वहीं सोमवार को इसके दाम 78,308 रुपए प्रति 10 ग्राम थे। वहीं 1 किलो चांदी की कीमत 1400 रुपए घटकर 88,400 रुपए प्रति किलो हो गई है और इससे पहले मंगलवार को चांदी की कीमत 89,800 रुपए प्रति किलो थी। सोने ने पिछले साल 30 अक्टूबर को 79,681 रुपए प्रति 10 ग्राम का ऑल टाइम हाई बनाया था। वहीं चांदी 23 अक्टूबर 2024 को 99,151 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गई थी। हालांकि आने वाले दिनों में सोने चांदी में फिर से बढ़त देखने को मिल सकती है। अगले एक साल यानी 2025 में सोना 82,000 रुपए प्रति 10 ग्राम तक जा सकता है। वहीं चांदी भी 95,000 रुपए प्रति किलोग्राम तक पहुंच सकती है। चलिए अब देखते हैं अगले 24 घंटों के दौरान देश भर में कैसा रहेगा मौसम। अगले 24 घंटों के दौरान दक्षिण कर्नाटक और अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में हल्की छिटपुट बारिश होने की संभावना है। वहीं तमिलनाडु, दक्षिण केरल और लक्षद्वीप के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश संभव है। 15 जनवरी को पूर्वी राजस्थान, दक्षिण पश्चिम उत्तर प्रदेश और उत्तर मध्य प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में शीतलहर की स्थिति बनने की संभावना है। वहीं पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में घना से बहुत घना कोहरा छाने की संभावना है। आज का सुविचार, अगर बीता हुआ वक्त आपको परेशान कर रहा है तो यही सही समय है उसे श्रद्धांजलि देने का। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल GOB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।